जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होता है, जब एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 500 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव बिल्ड करती हैं, और फिर एक दिन ट्रायल कोर्ट कहता है नो प्राइमा फेसी केस। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन नहीं है, ये एक सीरियस लीगल मूवमेंट है। एक ब्रेकिंग अपडेट में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज कर दिया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके साथ साथ 23 और एक्यूज पर्संस को डिस्चार्ज किया गया है। कोर्ट ने डिस्चार्ज करते हुए जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो केस के प्रीवियस प्रोसीडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स पर डाउट रेज करते हैं। क्या एक्साइज पॉलिसी केस सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा था? इस बात का फैसला आज हो गया है। लेकिन एक और रीसेंट अपडेट जिसने अरविंद केजरीवाल को खुशी मनाने का मौका भी नहीं दिया, वो ये है कि सीबीआई ने ऑर्डर के आने के बाद अपील भी फाइल कर दी विदाउट एनी डिले। जी हाँ, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर दैट डिस्चार्ज्ड former Chief Minister Arvind Kejriwal, senior Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia and 21 others in the alleged excise policy scam case। अपनी अपील में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने की मांग की है। The agency argued that the trial court failed to properly appreciate multiple aspects of the investigation carried out by it। सिर्फ यही नहीं, प्रॉब एजेंसी ने फर्दर कंटेंट किया है that the discharge order is legally perverse and liable to be set aside। मैटर पर अर्जेंट हेयरिंग की डिमांड दिल्ली हाई कोर्ट से की गई है। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और कॉन्स्पिरेसी का थ्योरी कंजेक्चर पर बेस लगता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये केस था क्या और कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है। बैकग्राउंड 2021 का है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था लिकर ट्रेड को रिफॉर्म करना और रेवेन्यू इंक्रीज करना। पॉलिसी ने लिकर रिटेल को लार्जली प्राइवेटाइज करने का मॉडल अडॉप्ट किया। बाद में एलिगेशंस आए कि पॉलिसी में इरेगुलरिटीज हुई हैं। एलजी वीके सक्सेना ने जुलाई 2022 में सीबीआई प्रॉब रिकमेंड किया। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की, एलिजिंग की पॉलिसी को इस तरह डिजाइन किया गया था कि कुछ प्राइवेट एंटिटीज को अनड्यू एडवांटेज मिले। ईडी ने बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एलिजिंग किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया। 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना पॉलिसी में डिसीजंस लिए और लाइसेंसीज को अनड्यू फेवर एक्सटेंड किया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को सेक्शन 19 पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया, ये एलिगेशन लगाते हुए कि वो एलिस स्कैम के किंग पिन थे और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गोवा इलेक्शंस में यूज किए गए। बाद में 26 जून 2024 को सीबीआई ने भी उन्हें फॉर्मली अरेस्ट किया जब वो ऑलरेडी ईडी कस्टडी में थे। मनीष सिसोदिया लगभग 530 डेज जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल ने 2 फेजेस में मिलाकर अराउंड 156 डेज जुडिशियल कस्टडी में बिताए। अब आते हैं प्रेजेंट ऑर्डर पर। स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की चार्जशीट जो हजारों पेजेस की थी, उसमें ऐसा मटेरियल इंक्लूड किया गया है जो विटनेस स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता। जज ने कहा कि चार्जशीट में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि प्रोसिक्यूशन ने कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन वो फंडामेंटल मटेरियल से सपोर्टेड नहीं था। अब थोड़ा सा पास्ट प्रोसीडिंग्स को रिविजिट करते हैं, क्योंकि ये केस सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक लिमिटेड नहीं था। जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईडी अरेस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 19 पीएमएलए के रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं किए गए। सेक्शन 19 कहता है कि अरेस्ट तब हो सकता है जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास मटेरियल हो और वो रिटन रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड करे कि एक्यूज गिल्टी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका चैलेंज रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ईडी के पास सफिशिएंट मटेरियल था। मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट गया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ने इंटरिम बेल ग्रांट की। सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ले डाउन किया कि पीएमएलए के अंडर अरेस्ट जुडिशियल स्क्रूटनी के सब्जेक्ट है। कोर्ट ने कहा कि रीजंस टू बिलीव को जुडिशियली एग्जामिन किया जा सकता है और अरेस्ट पावर्स को विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पर एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेज पर अरेस्ट को क्वैश नहीं किया। लार्जर क्वेश्चंस जैसे नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सैक्रोसेंट है, इसलिए जब लार्जर बेंच इशू डिसाइड करे, इंटरिम बेल एप्रोप्रिएट है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट इमर्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइमा फेसी रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड किए गए थे और लीगैलिटी का फाइनल डिसीजन बाद में होगा। अब ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई केस में कहा है कि प्राइमा फेसी कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश नहीं होती। ये 2 अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं, एक ईडी पीएमएलए के अंडर और एक सीबीआई करप्शन एलिगेशंस के अंडर, लेकिन फैक्चुअल मैट्रिक्स ओवरलैपिंग था। इसीलिए डिस्चार्ज ऑर्डर इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशंस रखता है। एक और लीगल एंगल है। सीबीआई का एलिगेशन था कि पॉलिसी को डेलिबरेटली इस तरह ड्राफ्ट किया गया कि लूप होल क्रिएट हो, जिससे सर्टेन लाइसेंसीज को बेनिफिट मिले।
कोर्ट ने कहा है कि ओवर आर्किंग कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल इंटेंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच लाइन बहुत थिन होती है। कोर्ट्स ट्रेडिशनली कॉशियस रहते हैं कि जब एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसीजंस को क्रिमिनल लेंस से एग्जामिन किया जाता है, अगर मैलिफाइड इंटेंशन या पेक्यूनियरी बेनिफिट का क्लियर एविडेंस ना हो तो प्रोसिक्यूशन सस्टेन करना डिफिकल्ट होता है। इस ऑर्डर में कोर्ट ने यही सिग्नल दिया है कि सस्पिशन और कंजेक्चर ट्रायल के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। अब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, 2022 से लेकर 2024 तक ये केस पॉलिटिकल डिस्कोर्स डोमिनेट करता रहा। अरेस्ट हुए, रेजिग्नेशंस हुए, बेल एप्लीकेशंस रिपीटेडली रिजेक्ट हुई ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। पब्लिक नैरेटिव में करप्शन एलिगेशन सेंट्रल थीम बन गए। अब ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन का फाउंडेशन ही इनसफिशिएंट था। ये नेचुरली इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डायरेक्शन एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैसेज है कि इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आते हैं। लेकिन लीगल स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। प्रोसिक्यूशन के पास ऑप्शन होता है डिस्चार्ज ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करने का। अगर अपील होती है तो हाई कोर्ट एविडेंस और रीजनिंग को री एग्जामिन करेगा। इसीलिए ये चैप्टर फाइनल नहीं हो सकता, लेकिन ये डेफिनेटली एक डिसाइसिव चैप्टर है। फॉर व्यूअर्स, यहाँ 3 लीगल टेकअवेज इंपॉर्टेंट है। पहला, अरेस्ट और लॉन्ग कस्टडी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन का प्रूफ नहीं होते। बेल डिनायल भी फाइनल गिल्ट का इंडिकेटर नहीं होता। दूसरा, प्राइमा फेसी थ्रेशोल्ड एक रियल जुडिशियल फिल्टर है। चार्जशीट वॉल्यूमिनस होने से केस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। मटेरियल कोहेरेंट और एविडेंस सपोर्टेड होना चाहिए। तीसरा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की पावर्स वाइड हैं, लेकिन अनचेक्ड नहीं है। कोर्ट्स प्री ट्रायल स्टेज पर भी स्क्रूटनी करते हैं। इस केस ने एक बार फिर हाईलाइट किया है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जुडिशरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या सीबीआई अपील करेगी? क्या ईडी प्रोसीडिंग्स पैरेलली कंटिन्यू रहेंगी? क्या लार्जर बेंच पीएमएलए अरेस्ट जूरिस्प्रूडेंस को रीडिफाइन करेगा? ये सब ओपन क्वेश्चंस हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई प्रोसिक्यूशन को क्लोज कर दिया है और 23 एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया है, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता। और प्रोसेस ये कहता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में थ्रेशोल्ड इंपॉर्टेंट रहता है। इन्वेस्टिगेशन थॉरो होना चाहिए, चार्जेस प्रिसाइज होने चाहिए, एविडेंस कंसिस्टेंट होने चाहिए, वरना केस ट्रायल तक पहुंचने से पहले ही कोलैप्स हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करें कि डिस्चार्ज, एक्विटल, बेल और क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है और कैसे हाई प्रोफाइल केसेस में ये स्टेजेस पब्लिक नैरेटिव को शेप करते हैं, देन इन कमेंट्स लेट अस नो, क्योंकि लॉ समझना भी जरूरी है, सिर्फ हेडलाइंस नहीं।